नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने डेकार्ट के ड्यूअलिज्म पर बात की थी। मतलब ये आइडिया कि मन और शरीर दो अलग-अलग दुनिया की चीजें हैं। शरीर एक मशीन है और मन मन उस मशीन में बैठा एक रहस्यमयी भूत। लेकिन विज्ञान को भूतों से सख्त परहेज है। तो सवाल उठा कि क्या हो अगर कोई भूत हो ही ना। क्या हो अगर हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब कुछ इसी दुनिया की देन हो, उसी सामान से बनी हो जिससे पत्थर, पेड़ और तारे बने हैं। आज हम इसी खोज की कहानी में उतर रहे हैं। ये उन दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की कहानी है जो उस मशीन के भूत का शिकार करने निकले थे। उनकी पहली कोशिश थी भूत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना, और दूसरी थी ये साबित करना कि भूत असल में मशीन का ही एक हिस्सा है। हम मन के बारे में दो बड़े मटेरियल सिद्धांतों की पड़ताल करेंगे, बिहेवियरिज्म और आइडेंटिटी थ्योरी। तो एक तरह से हम ये देखने जा रहे हैं कि मन को पूरी तरह से भौतिक दुनिया में फिट करने की शुरुआती कोशिशें क्या थीं और वो कहाँ तक कामयाब हुईं। चलिए इस खोज की पहली कड़ी से शुरू करते हैं, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी और वाजिब समस्या से होती है, मन की प्राइवेसी। मतलब मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है ये तो सिर्फ मैं जान सकती हूँ। अगर मुझे दर्द हो रहा है तो उस एहसास को सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ। विज्ञान ऐसी निजी चीजों का अध्ययन कैसे करें? विज्ञान को तो वो चीजें चाहिए जिन्हें हर कोई देख सके, नाप सके, तौल सके, है ना? बिल्कुल। और इसी समस्या से निपटने के लिए दार्शनिक विटकिंस्टाइन ने एक बड़ा मजेदार दिमागी खेल पेश किया, जिसे बीटल इन द बॉक्स यानी डब्बे में भंवरा कहते हैं। सोचिए कि हम सब के पास एक एक डब्बा है। हम सब अपने अपने डब्बे में झांकते हैं और कहते हैं, हाँ, मेरे डब्बे में एक बीटल है। लेकिन नियम यह है कि कोई भी दूसरे के डब्बे में नहीं देख सकता। तो हो सकता है मेरे डब्बे में सच में एक भंवरा हो, आपके डब्बे में एक मकड़ी हो और किसी तीसरे का डब्बा तो शायद बिल्कुल खाली हो। लेकिन हम सब उसे बीटल ही बुला रहे हैं क्योंकि हमने यही सीखा है। सही पकड़ा। विटगेंस्टाइन का पॉइंट यही था कि धीरे धीरे बीटल शब्द का मतलब डब्बे के अंदर की वो निजी चीज नहीं रह जाएगा। उसका मतलब बस इतना हो जाएगा, डब्बे के अंदर जो भी है, अंदर असल में क्या है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शायद हमारे मानसिक शब्द भी ऐसे ही हैं। शायद दर्द शब्द का मतलब किसी अंदरूनी निजी एहसास से है ही नहीं, बल्कि उन हरकतों से है जो हम दर्द होने पर करते हैं, जैसे कराहना, पैर सहलाना या कहना कि चोट लग गई। अरे, तो ये तो पूरा नजरिया ही पलट देता है। इसका मतलब जब मैं कहती हूँ मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं अपनी किसी निजी भावना के बारे में नहीं बता रही, बल्कि मैं एक तरह का व्यवहार कर रही हूँ जो शायद मदद मांगने का एक तरीका है। इसी सोच को दार्शनिक गिलबर्ट राइल ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मन को एक चीज समझना ही अपने आप में एक कैटेगरी मिस्टेक है। उनका उदाहरण बहुत मशहूर है। मान लीजिए मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का टूर कराता हूँ। मैं आपको क्लासरूम, लाइब्रेरी, लैब, खेल के मैदान, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, सब कुछ दिखाता हूँ। और टूर के आखिर में आप पूछती हैं, ये सब तो ठीक है, पर यूनिवर्सिटी कहाँ है? जाहिर है ये एक बेवकूफ़ी भरा सवाल होगा। यूनिवर्सिटी इन सब चीज़ों के अलावा कोई अलग से चीज़ तो है नहीं, बल्कि इन सब का संगठन ही तो यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल। राइल का सबसे बड़ा दाव यही था। उन्होंने कहा कि हम सदियों से मन को गलत तरीके से खोज रहे थे। मन कहाँ है पूछना वैसा ही है जैसा पूरी यूनिवर्सिटी देखने के बाद पूछना यूनिवर्सिटी कहाँ है। उनका असली धमाका ये था, मन कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये तो बस हमारे शरीर के समझदारी से काम करने का एक तरीका है। इसने मशीन में भूत वाली पूरी बहस को ही पटरी से उतार दिया। लेकिन एक मिनट, क्या ये मन को कुछ ज्यादा ही कम नहीं आंक रहा? ये तो ऐसा है जैसे हम कहें कि प्यार सिर्फ कुछ खास तरीके से व्यवहार करना है, जैसे फूल देना या साथ घूमना। उस अंदरूनी एहसास का क्या, वो जो महसूस होता है, जो सबसे ज्यादा मायने रखता है? इस थ्योरी ने तो उसे पूरी तरह से गायब ही कर दिया। और यही बिहेवियरिज्म की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। आपकी बात बिल्कुल सही है। पहली समस्या तो यही थी कि किसी भी एक विश्वास या भावना के लिए व्यवहार की कोई तय लिस्ट हो ही नहीं सकती। आप अनगिनत तरीकों से व्यवहार कर सकते हैं। और दूसरी, उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि आपका व्यवहार सिर्फ एक विश्वास पर निर्भर नहीं करता, वो आपकी बाकी इच्छाओं और विश्वासों के पूरे जाल पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए मेरा विश्वास है कि रास्ते में एक भालू है। बिहेवियरिज्म के हिसाब से मेरा व्यवहार होगा भागना। लेकिन क्या हो अगर मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूं और भालू की तस्वीर लेना मेरी सबसे बड़ी इच्छा है? या अगर मुझे ये भी विश्वास हो कि ये भालू एक सर्कस का है और खतरनाक नहीं है,
मेरा व्यवहार तो पूरी तरह बदल जाएगा। मैं भागने की बजाय उसकी तरफ जाऊंगी। और यहीं पर यह सिद्धांत एक गोल गोल तर्क में फंस जाता है। आप किसी एक विश्वास को व्यवहार से तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक आप व्यक्ति की दूसरी इच्छाओं और विश्वासों को ना जान लें। और उन दूसरी इच्छाओं और विश्वासों को जानने के लिए आपको फिर से उसके व्यवहार को देखना पड़ेगा। यह एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। तो दार्शनिक बिहेवियरिज्म तो उलझ गया। फिर मनोवैज्ञानिकों ने इसे और सीधा करने की कोशिश की, जिसे साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म कहते हैं। उन्होंने कहा, चलो इस अंदरूनी दुनिया को भूल ही जाते हैं। उन्होंने इंसान या किसी भी जीव को एक ब्लैक बॉक्स की तरह देखा। हमें बस ये देखना है कि कौन सा स्टिमुलस यानी उत्तेजना अंदर गया और कौन सा रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया बाहर आया। बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है वो हमारा काम नहीं। पर यह मॉडल भी बुरी तरह फेल हो गया, खासकर जब बात भाषा जैसी जटिल चीजों की आई। भाषावेद नूम चॉम्स्की ने दिखाया कि एक बच्चा जितने वाक्य बोल और समझ सकता है, वो उसके सुने हुए वाक्यों से कहीं ज्यादा है। वो नए नए वाक्य बनाता है। इसका मतलब यह सिर्फ नकल या रटना नहीं हो सकता। बच्चे के दिमाग में उस ब्लैक बॉक्स के अंदर भाषा के नियम और एक पूरी संरचना पहले से मौजूद होनी चाहिए। इस एक तर्क ने मनोवैज्ञानिक बिहेवियरिज्म की नींव हिला दी। तो साफ है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर झांके बिना काम नहीं चलेगा। मन को पूरी तरह से बाहरी व्यवहार में ढूंढने की कोशिश नाकाम रही, तो दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को वापस वहीं लौटना पड़ा जहां से शुरू किया था, दिमाग के अंदर। और यहीं से एक बहुत सीधा लेकिन बहुत क्रांतिकारी आइडिया सामने आया। वो आइडिया था आइडेंटिटी थ्योरी। इसका दावा बहुत सरल और बोल्ड था। मन की अवस्थाएं दिमाग की अवस्थाओं से जुड़ी हुई नहीं है या उनसे पैदा नहीं होती, वो दिमाग की अवस्थाएं ही हैं। दोनों एक ही चीज है। मतलब ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बस एक ही चीज को देखने के दो अलग अलग तरीके हैं। बिल्कुल। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है बटलर ही कातिल है। यहां बटलर और कातिल दो अलग लोग नहीं हैं जो आपस में जुड़े हैं। वो एक ही इंसान है जिसके दो विवरण हैं, एक जो घर की देखभाल करता है और दूसरा जिसने कत्ल किया। इसी तरह आइडेंटिटी थ्योरी कहती है कि दर्द का एहसास दिमाग के सी फाइबर्स की फायरिंग ही है। सी फाइबर्स एक खास तरह के नर्व सेल्स हैं जो दर्द के सिग्नल भेजते हैं। ये दो अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही न्यूरोलॉजिकल घटना के दो नाम हैं। एक मिनट, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। मैं मानती हूँ कि ये थ्योरी बहुत आकर्षक है क्योंकि ये भूत वाली समस्या को एक झटके में सुलझा देती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बेथोवन की 9वीं सिम्फनी सुनने का मेरा जो अनुभव है, वो जो भव्यता और इमोशन महसूस करती हूँ, वो बस मेरे दिमाग में कुछ न्यूरॉन्स की फायरिंग है। दोनों में तो दूर दूर तक कोई समानता नहीं लगती। ये कैसे मुमकिन है? एक तरफ एक गहरा निजी अनुभव है और दूसरी तरफ बस कुछ गीला ग्रे मैटर जिसमें बिजली दौड़ रही है। आप बिल्कुल उस नब्ज पर हाथ रख रही हैं जो इस थ्योरी की सबसे बड़ी चुनौती है, और आप ऐसा महसूस करने वाली पहली इंसान नहीं है। दार्शनिक लाइबनिट्ज ने सदियों पहले यही सवाल उठाया था। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि हम दिमाग को एक चक्की जितना बड़ा कर दें और उसके अंदर घूम सकें। हमें वहाँ क्या दिखेगा? बस पुर्जे जो एक दूसरे को धकेल रहे हैं, घूम रहे हैं। हमें कहीं भी कोई विचार, कोई एहसास या किसी रंग का अनुभव तैरता हुआ नजर नहीं आएगा। तो आइडेंटिटी थ्योरी इस जबरदस्त चुनौती का क्या जवाब देती है? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर जे.जे.सी. स्मार्ट जैसे दार्शनिकों ने एक बहुत चालाकी भरा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर बताया। उन्होंने कहा कि हम सब एक बुनियादी गलती कर रहे हैं। हम अनुभव के गुणों को अनुभव की गई चीज के गुणों से मिला रहे हैं। अच्छा, इसे थोड़ा और खोलिए। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये बहुत आसान है। सोचिए, एक लाल बस का अनुभव खुद लाल नहीं होता है, बस लाल होती है। आपका दिमाग या आपका अनुभव लाल रंग का नहीं हो जाता। एक बड़े हाथी का सपना खुद बड़ा नहीं होता, सपने में दिखा हाथी बड़ा होता है। आपका सपना आपके दिमाग के अंदर ही है, वो कई फुट लंबा नहीं हो सकता। ओह, अच्छा, अब समझी। तो जब मैं कहती हूँ कि मुझे एक लाल चीज का अनुभव हो रहा है, तो उस अनुभव का गुण लाल होना नहीं है, बल्कि किसी लाल चीज का अनुभव होना है। ये एक बहुत छोटा लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और जैसे ही आप ये अंतर समझ लेते हैं, तो ये विचार उतना अजीब नहीं लगता कि आपके अनुभव के गुण दिमाग के न्यूरोलॉजिकल गुण हो सकते हैं। यानी लाल रंग को देखने के अनुभव का जो गुण है, वो शायद दिमाग की एक खास तरह की न्यूरल एक्टिविटी का गुण हो। अब ये साबित करने की जिम्मेदारी ड्यूअलिस्ट पर आ जाती है कि वो बताएं कि अनुभव की ये असली गुण क्या हैं और वे भौतिक क्यों नहीं हो सकते।
और ये हमारी प्राइवेट एक्सेस वाली बात को भी समझाता है। आपको अपने दर्द का सीधा अनुभव इसलिए है क्योंकि आप उस दिमागी अवस्था को जी रहे हैं। आप वो सिस्टम है जिसमें वो प्रक्रिया हो रही है। आप किसी अंदरूनी आंख से उसे देख नहीं रहे। ठीक है, ये जवाब काफी चालाकी भरा है। लेकिन क्या आइडेंटिटी थ्योरी की बस यही एक समस्या थी या इसके सामने और भी मुश्किलें थीं? क्योंकि ये दावा कि मन और दिमाग एक ही चीज है, बहुत बड़ा दावा है। एक और बहुत बड़ी समस्या थी जिसने आगे चलकर एक बिल्कुल नई थ्योरी को जन्म दिया। वो समस्या है मल्टीपल रियलाइजेबिलिटी। ये क्या होता है? आइडेंटिटी थ्योरी कहती है, उदाहरण के लिए, दर्द बराबर है इंसानी दिमाग में सी फाइबर्स का चलना। अगर ये सच है तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी जीव जिसके पास सी फाइबर्स नहीं है वो दर्द महसूस नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई एलियन जिसका दिमाग शायद सिलिकॉन से बना हो दर्द महसूस नहीं कर सकता? या भविष्य का कोई बहुत एडवांस एआई? क्या मन सिर्फ हमारे जैसे जैविक दिमाग से ही जुड़ा हो सकता है? ये एक बहुत बड़ी और अजीब सीमा लगती है। हाँ, ये तो बड़ी गड़बड़ है। ये तो ऐसा कहने जैसा है कि पानी सिर्फ H2O ही हो सकता है, और अगर किसी दूसरे ग्रह पर कोई और केमिकल है जो बिल्कुल पानी जैसा काम करता है, प्यास बुझाता है, तैरने देता है, तो हम उससे पानी नहीं कह सकते। ऐसा लगता है कि हम चीज की बनावट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसके काम पर नहीं। ठीक यही बात है। और इस एक सवाल ने स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी थ्योरी को बहुत बड़ा झटका दिया। इससे ये लगने लगा कि शायद मन की अवस्थाओं को दिमाग की किसी खास भौतिक अवस्था से जोड़ना गलत है। भौतिकवादी कोशिशें देखी, बिहेवियरिज्म ने मन को सबके सामने लाने, उसे सार्वजनिक बनाने की कोशिश में उसके सबसे जरूरी हिस्से, हमारे अंदरूनी निजी एहसास को ही कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने भूत से छुटकारा पाने के लिए पूरी मशीन ही खाली कर दी। और दूसरी तरफ आइडेंटिटी थ्योरी ने मन को वापस दिमाग के अंदर रखा और उसे पूरी तरह से भौतिक माना। लेकिन उसे ये समझाने में बहुत मुश्किल हुई कि दिमाग की केमिकल और इलेक्ट्रिकल हलचल हमारे अनुभवों की जीती जागती दुनिया, उसकी क्वालिटी कैसे पैदा करती है। और एक सवाल फिर भी मुंह बाए खड़ा था, चेतना की एकता। हमारा दिमाग अरबों न्यूरॉन्स में बिखरी हुई गतिविधियां करता है, लेकिन हमारा अनुभव तो एक अकेले जुड़े हुए मैं का होता है। ये बिखरी हुई दिमागी गतिविधियां एक सिंगल एकीकृत अनुभव कैसे पैदा करती हैं? तो अंत में श्रोता के लिए एक विचार छोड़ते हैं। इन दोनों सिद्धांतों, बिहेवियरिज्म और आइडेंटिटी थ्योरी पर हुए इन जबरदस्त हमलों ने एक नए और शायद आज के सबसे प्रभावशाली विचार को जन्म दिया, जिसे फंक्शनलिज्म कहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, अगर मन ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, जो बिहेवियरिज्म का जवाब था, और नहीं ये कि वो किस चीज से बना है, जो आइडेंटिटी थ्योरी का जवाब था, तो क्या ये इस बारे में हो सकता है कि वो क्या काम करता है? क्या हो अगर मन दिमाग के हार्डवेयर से ज्यादा उस पर चलने वाले सॉफ्टवेयर जैसा हो?